आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार पालित। आज खबरों में बात करेंगे कि क्या रांची के बाद लखनऊ में संघ दफ्तर था निशाने पर, कैसे बढ़ाई गई है भारतीय भवन की सुरक्षा, राम मंदिर चंदा चोरी में एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में क्या है, क्या उद्धव ठाकरे की पार्टी तीसरी बार टूटने वाली है। उत्तराखंड में गुरुद्वारे में निहंगों के हंगामे के बाद आज क्या सिचुएशन है, बिहार के आरा में भरत तिवारी एनकाउंटर पर क्यों हो रही है सियासी बवाल, मुंबई में कैसे 251 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ते हुए बीएमडब्ल्यू कार लाई मौत का पैगाम। महाराष्ट्र में उद्धव की पार्टी टूटने के बाद सियासी हलचल आज एक बार फिर से तेज हो गई है। एक तरफ उद्धव ठाकरे आज अपनी पार्टी के विधायकों के साथ बैठक करने वाले हैं, वहीं उनके सभी 6 बागी सांसद आज शिंदे गुट में औपचारिक तौर पर एंट्री ले सकते हैं। शिवसेना में शामिल होने से पहले बागी सांसद अब से थोड़ी देर में लोकसभा स्पीकर के साथ हुई अपनी मुलाकात की तस्वीरें और उन्हें लिखी हुई चिट्ठी जारी कर सकते हैं। अब ये सांसद आज दोपहर 3 बजे शिवसेना में एंट्री करने वाले हैं और उसके बाद शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। उससे पहले उद्धव गुट के 2 बागी सांसद उस्मानाबाद के ओमराजे निंबालकर और नागेश पाटिल अष्टिकर ने कल ही ऐलान कर दिया था कि वो शिंदे कैंप में शामिल होने जा रहे हैं। तो आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं शिंदे, तो एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और ठीक उससे पहले बताया जा रहा है कि आज 6 बागी सांसद शिवसेना के शिंदे गुट में शामिल हो जाएंगे। उद्धव गुट के लिए एक और झटका लगने जा रहा है। और 2022 में जब शिंदे ने बगावत की थी और उन्होंने अलग होकर अपना गुट बनाया था और पार्टी का सिंबल और नाम अपने साथ ले गए थे, उस दौरान एक बड़ा झटका लगा था उद्धव ठाकरे को। और एक बार फिर से 2026 में वही होता नजर आ रहा है। पहले उनके 9 में से 6 सांसद अब शिंदे गुट में शामिल होने जा रहे हैं और बताया यह भी जा रहा है कि उनके 20 में से 14 एमएलए भी शिंदे गुट में जा सकते हैं। तो उद्धव ठाकरे के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती की घड़ी है। हालांकि अब यह देखना होगा कि जो 14 एमएलएज हैं वो कब इसका ऐलान करते हैं। गद्दारी झाली तिथल्या मतदारसंघात जाऊन मतदारांची मी माफी मागतोय, तशीच तुमची पण मागतोय। कारण तुम्ही माझा आदेश मानून जो उमेदवार दिला त्या उमेदवाराकडे न पाहता शिवसेना या 4 अक्षराकडे पाहून आणि मशालीवरती लढणारा उमेदवार म्हणून अक्षरशः रक्ताचं पाणी केलं आणि निवडून दिलं। साहजिकच आहे, उमेदवारी मी दिली होती त्याच्यामुळे ही चूक माझी आहे आणि त्या चुकीबद्दल मी तुमची माफी मागतो। हे अनुभव गेल्या 60 वर्षातले। आतापर्यंत अनेकदा शिवसेना फोडण्याचा प्रयत्न झाला, फोडली तोडली। शिवसेना कशी कमजोर होईल याचा प्रयत्न केला आणि जे अनुभव आले ते अनुभव तुम्हाला सगळ्यांना माहिती, कारण तुम्ही या सगळ्या वाटचालीचे साक्षीदार नव्हे तर। आम्ही ऑपरेशन अर्धवट करत नाही, फुलफूट करतो आणि ते तुम्हाला माहीत आहे, अनुभवी आहे। ओमराजे निंबाळकरांच्या बाबतीत आपण म्हटलं, खरं म्हणजे काल त्यांच्या वडिलांच्या हत्येचा खटला कोर्टामध्ये निर्णयासाठी होता। ऑपरेशन यशस्वी आहे आणि बॉडी एकदम सुदृढ़ है। इसी बीच थोड़ी देर में महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। उसके पहले विपक्ष ने प्रोटेस्ट किया है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं इस प्रोटेस्ट की। महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र इस बार बड़े गहमा गहमी के साथ शुरू हो रहा है। उसके पीछे कारण यह है कि जो विपक्षी दल है उसके अंदर टूट की तस्वीर एकदम साफ दिखाई दे रही है। सांसद टूट गए हैं और विधायक टूटने के लिए तैयार हैं। और अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वो पहले ही कह चुके हैं कि ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल रहा है और बॉडी बिल्कुल सलामत है। तो सवाल यह है कि बॉडी कितनी सलामत है। समीर भी से हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़े हुए हैं। कितने बजे आज बागी सांसद शिंदे गुट में शामिल होने का ऐलान करेंगे? नजर तो इस वक्त देश की जनता की यहीं पर टिकी हुई है। समीर, बिल्कुल सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि एकनाथ शिंदे ने जो ऑपरेशन टाइगर किया है वो कितना सक्सेसफुल हुआ है। उसका जो आखिरी पिक्चर जो है
वो कब दुनिया के सामने होगी, कब सबके सामने होगी। और वो लगभग जो खबरें मिल रही हैं, जो पुख्ता तौर पे मिल रही हैं कि आज शाम 4 बजे जो बाला साहेब भवन है, यही मंत्रालय के परिसर में जो शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट का अधिकृत कार्यालय है, पार्टी कार्यालय, वहां पर 4 बजे एकनाथ शिंदे खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहां के बागी नेता भी मौजूद होंगे, साथ ही ये 6 जो सांसद है वो वहां पे उपस्थित रहेंगे। ये खबर जो है पुख्ता तौर पे मिल रही है। खुद एकनाथ शिंदे से हम लगातार ये बात समझने की कोशिश कर रहे थे कि कितने बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और क्या कुछ रूपरेखा होगी इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सबके आने की। तो उन्होंने जाते जाते में जो इशारों में हमसे कुछ बातें कही, उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन टाइगर बिल्कुल तरह से सक्सेसफुल है और 4 बजे हम बाला साहेब भवन में भी आप सबसे बात करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से जो इतने दिन से एकनाथ शिंदे और उनके बाकी के नेता इस पूरे टाइगर ऑपरेशन में संलग्न थे, काम कर रहे थे, अब उसको आखिरी पिक्चर दिखाने का वक्त आ चुका है। और जाहिर सी बात है कि जब 6 सांसद जुड़ जाएंगे एकनाथ शिंदे जी के साथ, तो अब उनके जो टोटल एमपीज की जो तादाद है वो ही बढ़कर अब 13 तक पहुंच जाएगी। मतलब जाहिर सी बात है कि एनडीए में भी उनकी जो ताकत है वो बढ़ने जा रही है। अब नजर बनाए रखें, आगे आपके पास हम आएंगे। अब वो खबर जो आपकी और हमारी सेफ्टी से जुड़ी हुई है। गुरुग्राम के स्कॉर्पियो सवार इन दबंगों की हनक ऐसी थी कि वो किसी को कुछ नहीं समझते थे, जिसे चाहे टक्कर मार देते, जिस पर चाहे लाठी से हमला कर देते। ऐसा ही उन्होंने शनिवार को किया, जिसके बाद वीडियो वायरल हुआ और फिर दोनों गुंडों की हेकड़ी निकाल दी गई। बड़ी खबर गुरुग्राम से है। गुरुग्राम में रोड रेज करने वाले दोनों दबंगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रोड रेज में इस्तेमाल स्कॉर्पियो को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है और दोनों ने कार सवार शख्स की गाड़ी पर लाठी डंडे से हमला किया था। अब ये पहले एक तस्वीर आप देख लें। ये मामला शुरू हुआ साइड ना देने पर दोनों दबंगों ने शख्स की बुरी तरह पिटाई की। पीड़ित ने दोनों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया और इसके बाद कहीं जाकर पुलिस हरकत में आई। पहले आप ये वीडियो गौर से देखें, फिर पूरी कहानी आपके सामने रखते हैं। क्या कर रहा है? ये क्या कर रहे हैं? मेरी गाड़ी को क्या कर रहा है? अरे ये क्या कर रहा है तुमने? मेरा मुंह तोड़ दिया। भाई साहब इधर इसको रोको। भाई साहब इसको रोको, आगे पकड़ो इनको, गुंडे हैं, इनको पकड़ो, जल्दी जल्दी पकड़ो इनकी गाड़ी। भाई साहब पकड़ो। अब गुंडों की गाड़ी का नंबर वायरल हो रहा था, जिसके जरिए पुलिस ने उन्हें ट्रेस कर लिया और आखिरकार दोनों को दबोच लिया गया। यह घटना गुरुग्राम के राजीव चौक की है। जब एक कार सवार अपने घर जा रहा था, तभी पीछे से स्कॉर्पियो सवार दोनों पार्थ और पारस ने कार सवार के साथ मारपीट की थी। साइड ना देने पर दोनों ने कार सवार को पीट कर घायल कर दिया था। दोनों आरोपी बीबीए के छात्र हैं और दोनों दबंगों ने कैसे कार सवार शख्स पर हमला किया और उसके बाद कैसे कार सवार मदद के लिए चिल्लाता रहा, आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें दोनों गुंडों का चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। भागने के दौरान उनकी गाड़ी का नंबर प्लेट भी साफ वीडियो में कैद हो गया। क्यों कर रहा है ऐसे? क्यों कर रहे हो ऐसे? ये क्या करे आपने? ये क्या करे? ये क्या करे? भैया इधर आओ। ये क्या करे इसने? क्या कर रहा है? ये क्या करे? मेरी गाड़ी को क्या कर रहा है? अरे ये क्या करा तुमने? मेरा मुंह तोड़ दिया। भाई साहब इधर इसको रोको। भाई साहब इसको रोको, आगे पकड़ो इनको, गुंडे हैं, इनको पकड़ो जल्दी। 24 घंटे भी नहीं बीते कि दोनों गुंडों को पुलिस ने दबोच लिया। लेकिन अगर पीड़ित ने हिम्मत नहीं दिखाई होती, उनका वीडियो वायरल नहीं किया होता, तो शायद दोनों की गिरफ्तारी नहीं होती। आपको बता दें पूरा मामला क्या है। गुरुग्राम में स्कॉर्पियो सवार गुंडों ने तांडव मचाया था। रोड रेज के दौरान शख्स को बुरी तरह से घायल किया था। उसकी कार के शीशे भी तोड़ दिए गए थे। लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर दोनों को दबोच लिया गया और उनकी स्कॉर्पियो भी बरामद कर ली गई। अब वारदात के तुरंत बाद पीड़ित ने अपने साथ हुई दबंगई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला था और दोनों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस से गुहार लगाई थी। दिस इज हाइट ऑफ रोड रेज। मैं राजीव चौक पे आ रहा था, मैंने एक गाड़ी जिगजैग करके स्कॉर्पियो जा रही थी, उसको साइड नहीं दी। उसने मेरी पहले गाड़ी है देखिए पीछे से तोड़ी डंडा मार के, उसके बाद पूरा मोटी लट, और मैं अंदर बैठा था और गाड़ी मेरी सारा शीशा तोड़ दी। मैं पूरे चेहरे पे मेरे निशान लग गए हैं। अभय पराशर हमारे सहयोगी दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं। देखिए यहाँ पर हिम्मत दिखाई इस व्यक्ति ने, तो तस्वीर भी कैद हो गई और कार्रवाई भी हो गई। लेकिन सवाल यह है कि वो जो सोशल सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, सड़कों पर वो सोशल सिक्योरिटी कहां पर है?
दिल्ली पुलिस इस मामले में क्या सोच रही है? क्या कोई फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच है भी दिल्ली पुलिस की? देखिए मीनाक्षी, सोहना रोड से राजीव चौक ये शख्स जा रहा था अपनी विंडसर गाड़ी में। तभी इसने देखा कि पीछे से एक स्कॉर्पियो गाड़ी बहुत जिगजैग करती हुई आ रही है और साइड करने की कोशिश कर रही थी विंडसर को। जब इसने साइड नहीं दिया तो राजीव चौक के पास इसकी गाड़ी को ओवरटेक करके लाठी डंडों से पूरी गाड़ी तोड़ी गई और जो कांच के टुकड़े थे वो इस शख्स के चेहरे पर लगे। गनीमत रही कि इसने वीडियो जो है, पीड़ित ने पूरी वीडियो बनाई, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाली और सोशल मीडिया पर डालने के बाद पुलिस में शिकायत दी और फिर पुलिस ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। पार्थ और पारस नाम के ये दोनों लड़के हैं जो कि सोहना से थोड़ा आगे की तरफ के रहने वाले हैं, हरियाणा के लड़के रहने वाले हैं। पूछताछ इनसे लगातार की जा रही है। इनकी स्कॉर्पियो गाड़ी को भी बरामद कर लिया है, साथ ही उन डंडों को भी बरामद कर लिया है जिन्हें रखकर ये अपनी गाड़ी में घूम रहे थे। जो पीड़ित है उसका साफ तौर पे ये कहना है कि ये गाड़ी काफी दूर से हुड़दंग करती हुई आ रही थी और लगातार हॉर्न बजा रही थी, सड़क पर जिगजैग कर रही थी और ओवरटेक करके जब साइड नहीं दे पाया ये विक्टिम तो उसकी गाड़ी के ऊपर हमला किया गया और इस शख्स के ऊपर भी हमला किया गया। फिलहाल पुलिस ने मारपीट की धाराओं में, जिगजैग ड्राइविंग की धाराओं में, डेंजरस ड्राइविंग की धाराओं में मामला दर्ज करते हुए दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुग्राम पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि उस पूरे रूट पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, अगर ये शख्स वीडियो नहीं बनाता। गुरुग्राम से कई बार इस तरह की खबरें आई हैं। अब ये हरियाणा पुलिस को ही इस पे कोई कदम उठाना पड़ेगा ताकि जिसको हम कह रहे हैं ना हाईटेक सिटी है गुरुग्राम, तो वहां पर इस तरह की घटनाएं ना हो और जो तमाम लोग हैं जो सड़कों पर निकलते हैं सुरक्षित महसूस करें। लेकिन हम यही कहेंगे कि पूरे दिल्ली एनसीआर में इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, सिर्फ गुरुग्राम ही क्यों हो। धन्यवाद आपका। खबर उत्तराखंड से है जहां पर गुरुद्वारे पर निहंगों का कब्जा बरकरार है, जिससे लेकर पुलिस प्रशासन लगातार कोशिशें कर रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से आ रही है। नगरासू गुरुद्वारे पर निहंगों का कब्जा जारी है। 44 घंटे निहंग सिखों ने गुरुद्वारे पर कब्जा करके रखा हुआ है और डीएम और एसपी के मनाने के बावजूद निहंगों ने कब्जा नहीं छोड़ा है। रुद्रप्रयाग के नगरासू गुरुद्वारे के बाहर अब भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। आईटीबीपी के जवानों ने भी गुरुद्वारे को घेर रखा है। निहंगों को एसपी और डीएम खुद समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब भी 7 से 8 निहंग गुरुद्वारे की छत पर मौजूद है। 20 जून दोपहर करीब 3 बजे से उन्होंने गुरुद्वारे पर कब्जा कर रखा है। वो बार बार धमकी दे रहे हैं कि उनकी संख्या 7 से 8 बताई जा रही है। नाराज निहंग सिखों ने एक श्रद्धालु को भी बंधक बना रखा है। खुद डीएम और एसपी उन्हें समझाने में जुटे हुए हैं, लेकिन नाराज निहंग हथियार लहराते हुए पुलिस को ही धमका रहे हैं। मामला गुरुद्वारे में हुए विवाद से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि हेमकुंड साहिब की यात्रा पर जा रहे थे और इसी बीच वो गुरुद्वारे में रुके थे, जहां खाने को लेकर उनका सेवादारों से झगड़ा हो गया। इसके बाद निहंगों ने गुरुद्वारे को अपने कब्जे में ले लिया। 5वीं मंजिल पर छत पर चढ़ गए, तलवार और कृपाण लहराकर सभी को चुनौती दी। एहतियात के तौर पर पूरे रुद्रप्रयाग में 27 जून तक धारा 163 लागू की गई है। इंटरनेट सेवा बंद है ताकि अफवाहों को फैलने से रोका जा सके। आखिर निहंग सिखों के ओर से क्यों रुद्रप्रयाग के गुरुद्वारे पर कब्जा किया गया है, ये क्या पूरा मामला है, आपको ही बताते हैं। दरअसल ये जंग रुद्रप्रयाग के नगरासू गुरुद्वारे में छिड़ी है। नाराज निहंगों ने गुरुद्वारे को अपने कब्जे में ले रखा है। उनकी अपील दर्ज नहीं हुई, जिससे वो नाराज हैं। बताया जा रहा है कि उनका कर्णप्रयाग के गुरुद्वारे में झगड़ा हुआ था, खाने को लेकर वो नाराज थे। फिर उन्होंने रुद्रप्रयाग के इस गुरुद्वारे को अपने कब्जे में ले लिया। प्रशासन उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा है। पुलिस और आईटीबीपी के जवानों को सुरक्षा के लिए तैनात भी कर दिया गया है, लेकिन निहंग मानने को तैयार नहीं है। अब भी 7-8 निहंग डटे हुए हैं। रुद्रप्रयाग गुरुद्वारे में कब्जे से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको दे दें। नगरासू गुरुद्वारे में निहंगों के बवाल से जुड़ी हुई बड़ी खबर। प्रशासन निहंगों को मनाने में जुटा हुआ है। एसपी ने दावा किया है कि गुरुद्वारे पर कोई कब्जा नहीं किया गया है। गुरुद्वारे में अरदास और लंगर सुचारू रूप से चल रहा है। जानकारी लेने पर यह पता चलता है कि गुरुद्वारे के सेवादारों और वहां आए निहंग सिख यात्रियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। पुलिस द्वारा वहां पर जब वार्ता की गई, उसके उपरांत निहंग सिख छत पर चले गए गुरुद्वारे की और उन्होंने छत पर जाने के रास्ते को बंद कर दिया। प्रशासन, पुलिस और गुरुद्वारा प्रबंधक समिति लगातार उनसे वार्ता कर रही है और उनकी समस्याएं जानने की कोशिश कर रही है। हमारे द्वारा उनको समझाया बुझाया गया और इसके उपरांत एक निहंग सिख यात्री
वापस नीचे आया और उनके द्वारा हमसे बात की गई और हमने उनकी सभी समस्याओं को सुना है। इसके अतिरिक्त मैं आपको ये भी अपील करना चाहूँगी कि सोशल मीडिया पे फैल रही भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान ना दें। गुरुद्वारे पर किसी भी प्रकार का कब्जा या कोई भी बंधक नहीं है। यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। कल से लगातार यहाँ पर लंगर सुचारू रूप से चल रहा है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अरदास यथावत जारी है। सभी यात्री गुरुद्वारे में आ रहे हैं और अपनी यात्रा के लिए बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया पे फैल रही भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान ना दें और केवल औपचारिक हैंडल से ही अपनी सूचनाएं प्राप्त करें। तो ये बात तय है, निहंग सिखों को मनाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन वहीं जो गुरुद्वारे की व्यवस्था है वो भी सुचारू रूप से चल रही है। बड़ी खबर आपको दे दें अयोध्या से। चंदा चोरी मामले में इस वक्त एसआईटी की जांच कर रही है और उन्होंने अपनी एक जांच रिपोर्ट तैयार की है। 6 दिन में 60 घंटे की मैराथन जांच में करीब 150 संदिग्धों के नाम आए हैं। इनमें से 25 लोगों पर इंस्टेंट कार्रवाई होने तो तय मानी जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ शुरुआती जांच रिपोर्ट उन्हें सौंप दी गई है। सूत्रों से ये खबर मिल रही है कि 2 दिन के अंदर अंदर एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है। अब टीनू यादव समेत 80 लोग इस मामले में नामजद किए जा सकते हैं। 150 पन्नों की शुरुआती रिपोर्ट में एसआईटी ने राम मंदिर के कई कर्मचारियों पर एक्शन की सिफारिश की है। हालांकि एसआईटी ने ट्रस्ट के किसी बड़े पदाधिकारी का जिक्र नहीं किया है। मंदिर में पैसे की गिनती और रखरखाव के सिस्टम में खामी बताई गई है। एसआईटी रिपोर्ट में ट्रस्ट और एसबीआई के कर्मचारियों के भी नाम शामिल हैं जो दान की गिनती में शामिल थे। एसआईटी ने 7 पन्ने पेनड्राइव में डेटा सेव करके रखे हुए हैं, यानी 7 पेनड्राइव में ये डेटा सेव किया गया है। प्रयागराज महाकुंभ के वक्त करोड़ों श्रद्धालु राम मंदिर में आए। मंदिर ट्रस्ट की ओर से कैंप लगाकर दान लिया गया। माना जा रहा है कि उस समय कई सौ करोड़ रुपए दान में मिले, जबकि उसका आधा भी नहीं दिखाया गया है। अब टीम आगे ये भी जांच कर सकती है कि रामलला के नाम पर और कितने ट्रस्ट बनाकर दान की रकम ली जा रही है। सोचिए जरा, एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के नाम पर भी और ट्रस्ट बनाकर रकम की चोरी की जा रही है। और तो कितनी बड़ी धांधली हो रही थी राम मंदिर में दान चोरी में। एसआईटी ने मंदिर परिसर में 6 घंटे तक जांच की। टीम ने चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव से अलग अलग पूछताछ की। माना जा रहा है कि मंदिर के निर्माण प्रभारी गोपाल राव को पद से हटाया जा सकता है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा पर कार्रवाई लगभग तय मानी जा रही है। दोनों को पद से हटाया जा सकता है। चढ़ावा चोरी मामले में 5 आरोपी लवकुश, अवनीश, अनुकल्प, करुणे और टीनू यादव की निशानदेही पर अब तक 2 करोड़ रुपए की रिकवरी की गई है। हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत धर्मदास जी ने कहा कि सीएम योगी सच सामने लाकर रहेंगे। इन लोगों पर पहले से ही संदेह था। जांच तो हो रहा है, जो लोग जांच कर रहे हैं, हम लोगों के पूर्ण विश्वास है कि जांच में कुछ न मतलब कि पूरा के पूरा सत्य निकल जाएगा। योगी जी इसमें तनिको लापरवाही नहीं करेंगे, काहे कि वो भी मठ मंदिर वाले हैं। जानते हैं कि साधुए मठ मंदिर कैसे चलाता है। जो अयोध्या के जितने छठे छटाए लोग हैं, वो वहां के व्यवस्था, उनके हाथ में मोबाइल है, उनके हाथ में हाकी टाकी है, और जो उसमें मरे जिए सारा अयोध्यावासी एक बार कोई दर्शन करने नहीं जा सकता है। अब हम लोग भी मंदिर में दर्शन जाए तो चेक कराओ। ये लोग पूरा अयोध्या से अलग राम जन्मभूमि बना करके व्यवस्था खड़ा कर दिए लोग। तीनों एक पैसा इधर उधर बिना चंपत राय के, बिना अनिल मिश्रा के, बिना इन लोगों के सहयोग से कुछ नहीं कर सकता था। तीनों में ढुक नहीं सकता है। ये तो चंपत राय जी के खेला है। हनुमान जी जाने क्या होगा। राम मंदिर मामले पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार सरकार पर हमलावर हैं। पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर सरकार और एसआईटी पर तंज किया। अखिलेश यादव ने एसआईटी को सावधान करते हुए लिखा, एसआईटी ध्यान रखे कहीं जांच की रिपोर्ट ही चोरी ना हो जाए। फिर कहेंगे कि 15 दिन और इंतजार कर लो। दिन इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि सबूत ठिकाने लगा रहे हैं। चढ़ावा चोरी के आरोपों पर पहले दिन से अखिलेश यादव एक्टिव मोड में हैं। और हमारे साथ रुचि कुमार जुड़ गई हैं। रुचि, एसआईटी की जो अब प्राथमिक जांच रिपोर्ट सौंपी गई है, उसमें क्या और चीजें निकलकर सामने आई है, और साथ ही ये बताइएगा कि जो इसके बाद क्या कदम होगा एसआईटी का।
ये जो एसआईटी की पूरी रिपोर्ट है, क्योंकि जो एसआईटी है वो करीब वहाँ मंदिर परिसर में अयोध्या में 60 घंटे वहाँ जांच पड़ताल कर चुकी है, 150 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है, जो ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारी हैं उनके भी बयान लिए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा उनके पास काम है। तो इस समय भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं अमित, तो एसआईटी की टीम एक साथ बैठी है और ये रिपोर्ट डिटेल में तैयार की जा रही है। शुरुआत में बताया गया है कि वहाँ पे एसआईटी की रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि मंदिर में किस तरह का सिस्टम है, कैसे दान चढ़ाया जाता है, फिर कैसे वो काउंटिंग सेंटर में जाता है, कैसे वहाँ काउंटिंग होती है, फिर वहाँ से कैसे बैंक जाता है। इसके अलावा जो जेवर चढ़ते हैं उसकी क्या व्यवस्था है, ये सब डिटेल में लिखा जा रहा है। फिर जो जो किरदार हैं जिनके ऊपर आरोप है, एक एक किरदार से जो पूछताछ हुई है उसका डिटेल लिखा जाएगा। तो काफ़ी बड़ी रिपोर्ट ये तैयार होगी और इसके लिए 15 दिन का टाइम दिया गया था। तो फिलहाल जो शुरुआती सोर्सेज ये बता रहे हैं कि शुरुआती जो रिपोर्ट है उसमें जो बड़े लोग हैं ट्रस्ट के, उनके नाम फिलहाल नहीं लिए गए हैं, लेकिन जो काउंटिंग सेंटर में ट्रस्ट के एम्प्लॉयज़ थे, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कैशियर और ऑफिसर्स थे, और जो आउटसोर्स कर रखा था स्टेट बैंक ने उसके जो कर्मचारी थे, उनको घपले का दोषी माना गया है। और कुछ सुझाव भी एसआईटी दे सकती है कि कैसे ये व्यवस्था को सुधार किया जाए, कहाँ कहाँ गड़बड़ियाँ हैं। अब सबसे बड़ी बात तो सिर्फ 45 दिन का सीसीटीवी है। अब ये कहा जा रहा है कि एसआईटी जो रिपोर्ट देगी उसी पर एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज होगी। तो एसआईटी के रिपोर्ट का इंतजार करना होगा और साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखना होगा कि वहां पर जो बिना किसी दस्तावेज के यानी कि अनअकाउंटेड जो चढ़ावा चढ़ाया गया था, दान दिया गया था, उसके बारे में कैसे जानकारी जुटाई जाएगी, क्योंकि उसका कोई लेखा जोखा तो है नहीं। अब नजर बनाए रखें इस खबर पर। अब खबर आरएसएस दफ्तर को निशाना बनाने की खबर। रांची में संघ के प्रांतीय कार्यालय पर हमले के बाद अब लखनऊ का संघ दफ्तर आतंकियों के निशाने पर है। यह खुलासा होने के बाद लखनऊ पुलिस अलर्ट हो गई है। लखनऊ में संघ के प्रांतीय मुख्यालय भारतीय भवन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कुछ दिन पहले रांची में संघ के दफ्तर पर बम भी फेंके गए थे। इस मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों ने खुलासा किया है कि उनका अगला टारगेट लखनऊ स्थित संघ का दफ्तर भारतीय भवन था। अब इसके लिए उन्हें दुबई से फोन आए थे। इसी के बाद लखनऊ पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने भारतीय भवन का जायजा लिया और वहां आने जाने वाले सभी लोगों पर नजर रखने के लिए कहा। रांची हमले में गिरफ्तार सैफ और अमन ने पुलिस के सामने खुलासा किया है कि उन्हें 17 जून को लखनऊ जाने के लिए कहा गया था। उसके लिए उन्हें लोकेशन और फोटो भी भेज दी गई थी। विशाल प्रताप सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं इस खबर पर। लखनऊ में आरएसएस दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, पूरा मामला थोड़ा तफसील से समझाएं। मीनाक्षी, दरअसल अब से कुछ दिनों पहले रांची में संघ भवन पर जिस तरीके से कथित तौर पर हमला हुआ था और उस हमले में जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, सैफ और अमन, इनके साथ जो पूछताछ हुई है न सिर्फ रांची पुलिस की बल्कि आगे भी पुलिस की, उनका ये कहना है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले में मोडस ऑपरेंडी रखा गया था, दुबई से बैठे हुए जो हैंडलर्स हैं वो जानकारियां न सिर्फ यहाँ तक दे रहे थे बल्कि फ़ोटोज़ को और किस तरीके से यह हमला किया जाना है इसकी भी जानकारी अमन और सैफ को दे रहे थे। अमन और सैफ ने अपनी पूछताछ में इस बात का खुलासा किया है कि रांची में हमले के बाद उनका जो निशाना था वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो संघ मुख्यालय है वो था। इसी को लेकर के कल यूपी के डीजीपी ने, यहाँ के डीजी इंटेलिजेंस ने और सीनियर ऑफिसर्स में जिसमें लखनऊ के कमिश्नर ऑफ पुलिस भी शामिल हैं, इन सभी लोगों ने बाकायदा एक मीटिंग की थी, रिव्यू मीटिंग किया था और संघ के जो पदाधिकारी हैं उनसे भी बातचीत किया था कि इस समय थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि जो रांची में लोग पकड़े गए हैं उनको सीमा पार से निर्देश मिले थे, न सिर्फ यहाँ पर संघ कार्यालय पर हमला करने की, बल्कि बनाए रखें। आगे कोई भी अपडेट होगा हम आपसे लेंगे जानकारी। बहुत शुक्रिया आपका।